Hello students, welcome to my channel. So today we are going to study the second part of our chapter number 4, that is structure of the atom. Okay, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था फर्स्ट पार्ट, राइट? सो क्या क्या टॉपिक्स हमने देखे थे? दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, एटम के स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देखा था? व्हाट आर प्रोटॉन्स, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर न्यूट्रॉन्स, राइट? एंड देन हमने देखा था कि 3 मॉडल्स दिए गए थे किसके लिए? टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फर्स्ट मॉडल जो था थॉमसन ने दिया था, देन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया था, एंड आफ्टर दैट बोहर ने अपना मॉडल दिया था, राइट? तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. शेल्स में कैसे डिवाइडेड हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सो फर्स्ट we'll see how are electrons distributed in the shells. ओके, जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है. लाइक आपका ये एक, जैसे आप फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला एक सर्कल है, उसके अंदर एक डॉट है, तो आप डॉट को देखिए, वो न्यूक्लियस है. एंड जो सर्कल उसके साइड में है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑर्बिट और अ शेल, राइट? तो न्यूक्लियस के अराउंड हम देखते हैं कि ऑर्बिट होती है, या उसको हम शेल कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? ऑर्बिट्स में, और यू कैन से शेल्स में. शेल्स की जगह पे आप कह सकते हो एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो. ओके, तो अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में होते हैं वो हम देते हैं फॉर्मूला से 2n², जहाँ पे n की वैल्यूज़ 1 से रखते हैं, ठीक है? अगर फर्स्ट ऑर्बिट है जस्ट न्यूक्लियस के पास वाली, तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1. ओके, तो n की वैल्यू अगर 1 है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ वॉट? 2. तो फर्स्ट शेल में, दैट इज़ के शेल, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ऑर्बिट क्या होगी हमारी? n इक्वल्स टू 2. तो 2n² में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज़ 8. ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे l शेल में. नेक्स्ट हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 3. तो 3 का स्क्वायर इज़ वॉट? 3 3 से 9 इंटू 2 18. तो m शेल के अंदर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट कम्स योर n शेल, जिसमें n की वैल्यू हो जाएगी 4. तो वहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 32. तो इस तरह से आपके जो शेल्स हैं ना, वो बढ़ते रहेंगे आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी हमने सिर्फ 4 शेल्स देखे हैं, K, L, M एंड N, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? फर्स्ट वाले में 2, देन 8, देन 18 एंड देन 32, ठीक है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ सकते हैं वो होते हैं 8. ओके, मैक्सिमम हम 8 ही रखेंगे. भले ही उसमें 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, लेकिन हम आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितना रखेंगे? 8, राइट? नेक्स्ट रूल सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड. ओके, हमेशा शेल्स को कैसे फिल करेंगे आप? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट को फिल करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट को फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट्स को फिल करेंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे पहले आउटर मोस्ट वाली को फिल कर दें, फिर बाद में अंदर वाली को फिल कर दें, है ना? ऐसे नहीं होता. तो इसको सीक्वेंस में फिल किया जाता है. पहले आप के शेल को फिल करेंगे, फिर आप एल शेल को फिल करेंगे, फिर एम एंड देन एन. ओके, सो दिस विल बी फॉलोड. सो नेक्स्ट आते हैं हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ये हमारे अराउंड फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है.
जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 1 होता है ना। तो उसमें क्या होगा, आप 1 को देखिए, 1 मतलब कि इसमें सिंगल ऑर्बिट है, सिंगल ऑर्बिट है, सिंगल शेल है, सिंगल शेल है मतलब के शेल है। के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये 1 ही रखेगा अपने में, 2 रख ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों को वो यहाँ पे रख लेगा अपने, राइट। देन लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट शेल में, के शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, तो उसने 2 तो अपने रख लिए। अब उसको एक और ऑर्बिट लेनी पड़ेगी बाहर, ठीक है, उसमें वो रखेगा थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। इसी तरह से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। जब सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो एक और नई ऑर्बिट आ जाएगी नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब आप एटॉमिक नंबर देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे क्या होती है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट। ओके, now comes what is valency. Valency is the number of electrons present in outermost shell. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल एक ही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और उनके काउंट को बोलते हैं उसकी वैलेंसी, राइट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और 1 ही इसकी वैलेंसी हो गई, ओके। इट वॉज ऑब्जर्व दैट atoms of elements completely filled with 8 electrons show little chemical activity. Why? बिकॉज उसमें ऑलरेडी, अगर देखो किसी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, बहुत कम रिएक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही फिल्ड है, उसे किसी से इलेक्ट्रॉन्स ना तो लेने हैं ना उसको देने हैं किसी को, ठीक है। तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो कम रिएक्टिव होती हैं, जैसे हो गई हमारी हीलियम। हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और के शेल को 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो अपने आप में कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, वो एक इनर्ट गैस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं नियॉन। नियॉन में भी क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, उसे भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ वैलेंसी? जैसे कि मैंने आपको बताया, वैलेंसी होती है द टेंडेंसी, व्हाट, जैसे कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका काउंट इज नोन एज वैलेंसी, राइट। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स was thus explained as an attempt to attain fully filled outermost shell. अब एलिमेंट्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं? वो इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल कर पाएँ, जितने उसको मैक्सिमम चाहिए। मान लो उसके पास 4 हैं तो उसे 4 और चाहिए, तो उसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको जस्ट 1 चाहिए, तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, उसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कम्प्लीटली फिल कर लें इलेक्ट्रॉन्स को, एक ऑक्टेट बना ले, कंप्लीट ऑक्टेट बना ले 8 इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो ये कैसे हो सकता है? हमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकते हैं? या तो दोनों एलिमेंट आपस में शेयरिंग कर लें इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, या तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे दे, अपना लूज़ कर ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर ले। तो या तो एलिमेंट लूज़ या गेन करे या शेयरिंग करें, तभी उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो सकता है, ओके। तो हम यही देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड हैं एक एलिमेंट को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, जैसे हमने वैलेंसी डिफाइन की कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसकी वैलेंसी हो गई। एक और तरह से वैलेंसी निकल सकती है कि उसको कितने रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट ऑक्टेट बनाने के लिए,
वो भी उसकी वैलेंसी होगी। या तो वो कितने उसके आउटरमोस्ट शेल में हैं ऑलरेडी और वो कितने लेना चाहता है, उनमें से आप उसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे वैलेंसी 1 किसकी होती है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में आपने देखा आउटरमोस्ट शेल में 1 है और 1 ही उसको चाहिए, तो दोनों साइड से 1 ही है उसकी वैलेंसी, राइट। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost शेल इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, दैट मीन्स अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, तो उसको बस एक चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो वो हाईली रिएक्टिव होगा। ओके, तो वो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा वो एलिमेंट, राइट। atom of each element has definite combining capacity. That combining capacity is known as valency. मतलब देखिए, आपके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको जस्ट एक चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्टेट बनाने के लिए एक चाहिए, तो उसकी वैलेंसी क्या है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1, ठीक है। या तो कह सकते हैं हम 7, बट वो 7 लूज़ नहीं करेगा, वो 1 गेन करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि 7 लूज़ करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस है 7 इलेक्ट्रॉन्स देने में, बजाय कि उसको एक मिल जाए, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी आप 7 या 1 में से एक चूज़ करेंगे, दैट विल बी मिनिमम, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, एलिमेंट नंबर 1 से 18 तक। एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, मतलब इनकी सीक्वेंसिंग दी गई है। आप 1 to 18 एलिमेंट्स ऐसे ही याद कर सकते हैं, आपको सीक्वेंसिंग से ध्यान रखने पड़ेंगे, उससे आपको एटॉमिक नंबर भी ध्यान रहेगा, राइट। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस सीक्वेंस में याद रखो, उनके सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट हैं याद रखने, राइट। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए गए हैं, आप इसको देखो कि KLMN शेल्स में ये कैसे डिवाइडेड हैं और इसकी क्या वैलेंसी आ रही है, राइट। तो ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर वाइज भी और उनकी वैलेंसी वाइज भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट दे दिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका क्या एटॉमिक नंबर है, फिर आप आइडेंटिफाई करिए कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर आप उसे नंबर ऑफ़ शेल्स में डिवाइड करके दिखाएं और फिर आपको उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सिर्फ इस बेसिस पे, सिंबल के बेसिस पे आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछ सकता है, राइट। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर, ओके। अब हमें क्या पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? न्यूक्लियस में, ओके। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमेशा वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल Z से, राइट, ओके। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, राइट। लाइक Z इक्वल्स टू अगर 1 दिया है तो वो क्या हुआ? हाइड्रोजन आटम का एटॉमिक नंबर हुआ, और उससे ये पता लगा कि उसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर Z इक्वल्स टू 6 दिया तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इस एटॉमिक नंबर में? 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, ओके। आफ्टर स्टडिंग एटॉमिक नंबर अब हम देखते हैं व्हाट इज मास, राइट। मास क्या होता है? अब देखो, मास नंबर में हम देखेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमेशा हम देखते हैं कि मास डिसाइड होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इन द व्हाट? इन न्यूक्लियस, ओके। और अगर हम इनको एक साथ लें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ओके। न्यूक्लियॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए कलेक्टिवली यूज़ होता है, ओके। लाइक अगर हम देखें कि मास जो है कार्बन का वो 12U है। क्यों है 12? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को प्लस किया तो 12 आया,
ओके। इसी तरह से एल्यूमिनियम में हम देखते हैं उसका मास 27 है। क्यों? बिकॉज उसमें 13 प्रोटॉन्स हैं जो कि उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल हैं, प्लस बचे हुए जो हैं 14 वो उसके न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके। तो मास नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का टोटल इज नोन एज मास नंबर, राइट। और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें, हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर की टर्म्स में, तो ये तरीका होता है, सिंबल लिखा और ऊपर उसका लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में मास नंबर आएगा और नीचे आएगा एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज जेड। जैसे नीचे आपको एग्जाम्पल नाइट्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 7, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, राइट। सो दिस इज मास नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स। ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, राइट। जैसा कि आपके पास हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 रहा लेकिन उसका मास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, 1, 2 एंड 3। जिसका मास नंबर 1 होगा वो होता है प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 होगा दैट इज़ ड्यूट्रियम एंड जिसका मास नंबर 3 होगा दैट इज़ ट्रीटियम। ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। हर एक का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसी तरह से कार्बन में होता है, कार्बन में मास नंबर 12 होता है और 14 होता है, तो 2 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। सिमिलरली क्लोरीन के लिए होता है, क्लोरीन में 35 होता है मास नंबर और 37 होता है, 2 आइसोटोप्स होते हैं उसके भी। मतलब इन सब में क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, राइट। और आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो हमेशा सेम रहेंगी लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम फिर इसका मास क्या लेंगे? 35 लें या 37 लें? जैसे क्लोरीन में 2 मासेस हैं, कार्बन में 2 मासेस हैं, तो अब हम इसका मास क्या कंसिडर करें? तो हम इसमें क्या निकालते हैं, एक फॉर्मूला की हेल्प से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ओके। उसमें आप क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के लिए, जैसे कि ये क्लोरीन जो है इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स ना इस रेशियो में एग्जिस्ट करती हैं, 3:1 की रेशियो में, ओके। 35U वाला जो है वो 3 रेशियो हो गई उसके लिए, 37U जिसका मास है उसके लिए 1 रेशियो हो गई। तो हम नीचे क्या कर रहे हैं, 35 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75% से, क्योंकि 3:1 का मतलब क्या है, 75% किसका है, 35U मास का, और 37 मास का 25% है। तो आपने क्या किया, 35 को 75% से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 37 को यू हैव मल्टीप्लाइड विथ 25%, तो इससे हमारा एवरेज निकल गया, ठीक है। तो हम हमेशा एवरेज कंसिडर करेंगे। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ फ्रैक्शनल मास। इट मीन्स अगर आप कुछ अमाउंट ले रहे हो क्लोरीन की तो उसके अंदर दोनों आइसोटोप्स आएंगे और उसका मास ये होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक एटम का मास इतना है। अगर आप कलेक्टिवली बहुत सारे एटम्स ले रहे हो तो उसमें दोनों आइसोटोप्स आएंगे और उसका एवरेज मास इज 35.5U, राइट। दीज आर द आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस। लाइक यूरेनियम होता है, उसका आइसोटोप यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। कोबाल्ट का आइसोटोप जो होता है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और आयोडीन जो होता है उसका आइसोटोप होता है गॉइटर जो बीमारी हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट में, ओके। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स भी उसी की तरह हैं, जस्ट सेम, बस एक डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है,
ठीक है, आपको यहाँ पे इन दो डेफिनेशंस को बहुत ध्यान रखना है कि किस में मास नंबर डिफरेंट है, किस में मास नंबर सेम है। ओके, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, राइट। जैसे हमारे पास दो एलिमेंट्स है, कैल्शियम विद एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दोनों में अलग है, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। ओके, तो मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम है, राइट। मास नंबर इक्वल है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही होंगे, राइट। तो आइसोबार्स में आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो ये सब जो थे आपके पर्टिकुलर डेफिनेशंस थी और हर एक में आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे के समझाया गया है कि कैसे आप क्या कैलकुलेट करते हो, राइट। एंड इसमें हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे हैं, एक तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड वन टेबल जिसमें एटॉमिक नंबर, उसके शेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिवाइज करनी, ओके। सो इसके ही साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं आपके, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।